कोरोना दिन भर 30 अप्रैल दिन गुरुवार और आज आपके साथ मैं हूं सारिका सिंह। भारत में बढ़ रही है कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। रिकवरी रेट हुई 25%। और बताएंगे पहली बार कब हुआ दुनिया में लॉकडाउन और वो कौन सा देश है जो बिना लॉकडाउन के ही निपट रहा है कोरोना वायरस से। Families kept to themselves. There was no internet, there was no television, there was no radio. कोरोना वायरस की वजह से ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सिर्फ 25 लोग। लॉकडाउन की वजह से बेटी रिद्धिमा भी नहीं दे पाई आखिरी विदाई। सुनाएंगे ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन का खास इंटरव्यू भी। मैंने एक दिन देखा अ यंग हैंडसम मैन, वेरी लैंकी, चौखट मारे हुए जमीन पे बैठे हुए, ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के साथ। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम और आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा की हमारी खास पेशकश कोरोना दिन भर के साथ। तो स्वागत है हमारे श्रोताओं का जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं। आपको याद दिला दें, आप हमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसी वक्त सुन सकते हैं। रेडियो पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रोग्राम के दौरान हम सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आप अपने सवाल भेजिए फेसबुक पर और हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए आंकड़े जारी किए हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 33,000 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,718 नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं, पर 24 घंटे में 630 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कई जगहों पर फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकारों से कहा गया है कि वो बस भेजकर अपने लोगों को बुला सकती हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर पैदल ना आएं। सरकार उन्हें वापस लाने के इंतजाम कर रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,28,000 से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कम से कम 32 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित भी हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए चीन कुछ भी कर सकता है। इससे पहले भी वो चीन पर संक्रमण और मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप लगा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या करीब 61,000 हो चुकी है। ये अब तक किसी भी देश में मरने वाले लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है। संक्रमितों की संख्या 10,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों को आगे नहीं बढ़ाएगी। दक्षिण कोरिया में 24 घंटे में देश के अंदर कोविड-19 के नए मामले सामने नहीं आए हैं। 4 नए मामले बाहर से आए लोगों में सामने आए हैं। कोरोना वायरस के इलाज में एक दवा के असर को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। रेमडेसिविर ड्रग के शुरुआती ट्रायल में सकारात्मक नतीजे आए हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दवा से कोरोना को हराने की उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की वजह से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि दुनिया में इतनी मौतें हुई हैं और लोगों को आर्थिक झटके लग रहे हैं, उसके मुकाबले ये खबर कोई बहुत उत्साह बढ़ाने वाली नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस की अर्थव्यवस्था को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है। आधिकारिक तौर पर फ्रांस में आर्थिक मंदी का दौर आ गया है। इधर पहले से युद्ध की मार झेल रहे यमन में अब कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही यमन के लोगों की सुरक्षा को लेकर फिक्र और बढ़ गई है। तो ये थी दुनिया भर की खबरें। और अब भारत की बात। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के मोर्चे पर राहत की कुछ खबरें आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े दिए हैं उससे पता चला है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। भारत में मौत की दर ज्यादा नहीं बढ़ रही है और ठीक होने वालों की दर बढ़ रही है। भारत में संक्रमण से होने वाले मौत के आंकड़ों में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। अब तक देश भर में 1,075 लोगों की मौत हुई है, जो कि 3.2% ही है। मरीजों की तादाद की डबलिंग रेट भी घटी है, यानी कि पहले अगर 3 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी तो अब 11 दिनों में ऐसा हो रहा है। इसके साथ ही देश में मरीजों की रिकवरी रेट बढ़ रही है, यानी कि ज्यादा तादाद में लोग अब ठीक हो रहे हैं। मरीजों की रिकवरी रेट 25% हो गई है। अब तक 8,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इसकी जानकारी दी स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने।
हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इस बीच महामारी से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की वजह से भी सरकारों की फिक्र बढ़ रही है और इसकी भरपाई करने और इसमें नई जान फूंकने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे लेकर एक बैठक की। इसमें विदेशी निवेश लाने और घरेलू निवेश बढ़ाने की रणनीति पर विचार हुआ। इधर कर्नाटक सरकार ने कंपनियों और उद्योग को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। वहां कुछ शर्तों के साथ अगले कुछ दिनों में कारोबार शुरू करने की इजाजत मिलने लगेगी। 2 दिनों में बॉलीवुड ने 2 अभिनेताओं को खो दिया, पर कईयों के लिए सदमा इस बात का भी था कि कोरोना वायरस के इस दौर में वो उन्हें ठीक से विदा भी नहीं कर पाए। भारत में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के चाहने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, पर संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के बीच आज जब वो अपने अंतिम सफर पर निकले तो उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए उनके साथ करीब 20 से 25 लोग ही जा पाए। कैसा था ऋषि कपूर का अब तक का सफर, बता रही है बीबीसी संवाददाता वंदना, जिन्होंने ऋषि कपूर का इंटरव्यू किया था और उनके बारे में काफी कुछ जानने समझने का उन्हें मौका मिला था। सारिका, उनका बहुत लंबा करियर रहा है, लेकिन बतौर हीरो जब वो लॉन्च हुए फिल्म बॉबी में, एक लवर बॉय की इमेज थी उनकी उस फिल्म से जो बनी, और फिर वो आज तक वो इमेज है वो उनके साथ जुड़ी रही। रफू चक्कर हो, खेल खेल में, कभी कभी, इन तमाम फिल्मों में, खासकर एक ऐसे दौर में 70-80 के दशक में जहाँ पे था एक्शन फिल्में, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे हीरोज थे, उसमें उन्होंने एक अपनी जगह बनाई। वो रोमांस और हाथ में कभी गिटार, कभी डफली, और वो तरह तरह के स्वेटर्स पहन के आते थे। कहते थे उनके पास 600 के करीब ऐसे स्वेटर्स हैं। एक ट्रांजिशन आप साफ तौर से देख सकते हैं जो उनका पहली पारी थी 70 और 80 के दशक वाली, जिसमें रोमांस था, बॉबी थी। कहते हैं कि बॉबी नाम से बसें चलती थी, लोग इतना भर भर के फिल्म गांव से शहर जाते थे। एक ऐसे कलाकार जो माना जाता था कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी रखते थे और विवाद भी कई थे उनको लेकर। बिल्कुल, विवाद भी रहे हैं। वो अपनी उनकी किताब हो आत्मकथा, उसमें उन्होंने लिखा एक जगह कि जब वो एकदम नए थे, जवानी के जोश में, उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने बॉबी के लिए, उसके लिए कि उनको अवार्ड मिले बेस्ट एक्टर का, इसके लिए उन्होंने पैसे दिए, जिसका उन्होंने कहा अफसोस है। इसके अलावा एक उन्होंने मुलाकात लिखी है कि 80 के दशक में वो एक बार विदेश में थे तो दाऊद ने उन्हें न्योता दिया, तो वो मिलने गए। दाऊद ने उन्हें बताया था कि उनकी एक फिल्म तवायफ में ऋषि कपूर का नाम दाऊद था और वो रोल उन्हें बहुत अच्छा लगा था, तो शायद वहीं से एक फैन फॉलोइंग थी। तो इसमें वो उसको भी तो कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से क्यों मिले जो अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऋषि कपूर का अमिताभ बच्चन के साथ एक खास नाता रहा है। अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक लंबा फिल्मी सफर भी दोनों ने साथ मिलकर तय किया और आखिरी वक्त तक दोनों ने फिल्में साथ की। आज उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन शामिल नहीं हो पाए। अभिषेक बच्चन, उनके बेटे, वहां पर आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर एक भावुक संदेश लिखा ऋषि कपूर के लिए। उन दोनों का एक साथ एक खास इंटरव्यू अभी कुछ ही वक्त पहले आया था। सुनिए अपनी फिल्मों के बारे में उसमें क्या कहते हैं ऋषि कपूर। There was a shot I had to give for Shri 420. Right. And my elder brother and my elder sister were also in the shot. And the shot was just walking by but in rain. और जब वो शॉट देता था मैं और वो बारिश रिहर्सल होती तो मैं रोने लगता था। तो फिल्म श्री 420 का वो दृश्य था। और फिर वहाँ नरगिस जी ने उस वक्त मुझे ब्राइब में कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी अगर तुम अपने आँख खोल के रखोगे और रोओगे नहीं। And I kept my eyes wide open only for the chocolate and I gave that shot. So that was my first shot ever that I did in my life in films. कि एक दिन हम खाना खा रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से पूछा कि वो मेरा नाम जोकर बना रहे थे। उन्होंने मम्मी से कहा कि कृष्णा मैं चाहता हूँ कि मैं चिंटू को मेरा नाम जोकर मैं अपना बचपना का पार्ट दूँ। तो मेरा क्लोज अप 100 कहा कि भाई मुझसे कहा जा रहा है कि मैं फिल्म में काम करूँगा। तो मैंने वहाँ किसी के सामने रिएक्शन तो नहीं दिया, मैं अपना खाना खाते रहा। तो मम्मी और पापा के बीच में बात हो रही थी कि देखिए वो उसके स्कूल में शुड नॉट बी हिंडरिंग हिम इन स्कूल एंड हिज क्लासेस। वो दूसरी बात है कि इट हार्डली मेड एनी डिफरेंस इन आवर स्कूल। ये जो 4 दशक हैं चिंटू, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मेरे ख्याल से सर ये बोलना बहुत ज़रूरी है ऑडियंसेस को कि उस वक्त 70s में हमारी ऑडियंसेस जो थी
वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस थी, एक इनोसेंट ऑडियंस थी, वेरी फॉरगिविंग ऑडियंस। देखो हम सब एक्टर्स जो थे, हम सब जितने तमाम एक्टर्स जो थे, कभी भी किसी वक्त उनके पास मिनिमम 3 पिक्चरें तो डेफिनेटली लॉस्ट एंड फाउंड में बेस्ड होती थी, और बाकी होती थी रिच बॉय एंड पुअर गर्ल या पुअर बॉय एंड रिच गर्ल। देयर वाज नो अदर थीम। आई वुड लाइक टू, बिफोर यू प्रोसीड, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस हाउ आई मेट यू एंड वेयर आई मेट यू द फर्स्ट टाइम। जी जी, मैं बताऊं? मैं भी जानना चाहूँगा। आप ये उस वक्त आई थिंक ही वाज ऑडिशनिंग फॉर द फिल्म सात हिंदुस्तानी। तो मैं वो घर में आता था, बिकॉज मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो हम बैठे रहते थे, और मैंने एक दिन देखा अ यंग हैंडसम मैन, वेरी लैंकी, चौखट मारे हुए जमीन पे बैठे हुए, ये कोई अपना रिटन टेस्ट दे रहे थे अब्बास साहब के सामने। क्योंकि अब्बास साहब चाह रहे थे कि बहुत से जो शब्द थे, डायलॉग्स, वो मुझे मालूम नहीं थे। जिंदगी में पहली बार मैंने शब्द जायका सीखा। मुंह पे जायका लग गया है। He's left everybody bloody behind. That's why he's अमिताभ बच्चन। और इस बीच हमारे कई श्रोता सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल पूछा है सुनील सरन बिश्नोई ने कि राजस्थान के आंकड़े बताइए। तो अभी तक 2438 कंफर्म्ड मामले वहाँ पर संक्रमण के हैं, यानी वहाँ मरीजों की संख्या 2438 है। 768 लोग वहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं और 51 की मौत की खबर है। इस बीच हमारे एक और श्रोता ने पूछा है कि क्या वो अपनी कार से अपने घर जा सकते हैं अगर कहीं पर फंसे हुए हैं तो जितनी जानकारी अभी तक हमारे पास है, केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं। प्रदेश सरकारों को कहा है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कि वो बसें भेजें और बसों में फिर वो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को ला सकते हैं जो किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि अगर आप कहीं पर भी फंसे हैं तो आप खुद से घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आपको शायद उन बसों पर निर्भर रहना होगा जो आपकी राज्य सरकार भेजेगी, जितनी जानकारी अभी तक हमारे पास है। तो आपके और भी सवाल हम लेने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है दुनिया जहान का। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है जब भारत समेत कई देशों में लॉकडाउन है। दुनिया की लगभग 1/3 आबादी अपने घरों में इन दिनों बंद है। पर सवाल है, कब तक? क्या यही एक तरीका है जिससे हम और आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं? इससे पहले जब दुनिया ने महामारी झेला, तब भी क्या लॉकडाउन का ही तरीका निकाला गया था बचाव के लिए? और कोरोना वायरस के इस दौर में क्या कोई ऐसा देश है जो बिना लॉकडाउन के ही इससे मुकम्मल तरीके से निपट सका है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं आज दुनिया जहान में, जिसे प्रोड्यूस किया है संदीप सोनी ने। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने लॉकडाउन शब्द पहली बार कब सुना, कब आपको लॉकडाउन का मतलब समझ में आया, तो दुनिया के चंद हिस्सों को छोड़कर अधिकतर लोग शायद यही कहेंगे कि साल 2020 से पहले उन्हें लॉकडाउन का कोई अनुभव नहीं था। कोरोना और लॉकडाउन यूं तो 2 अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन दिनों साथ साथ सुनाई दे रहे हैं। चीन का वुहान दुनिया का वो पहला शहर है जहां कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया। वुहान का लॉकडाउन तो 76 दिनों बाद इस साल 9 अप्रैल को खत्म हो गया, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल महीने के आखिर तक दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लॉकडाउन में है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में अलग अलग देशों की सरकारों ने रोजमर्रा की जिंदगी में तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। तो इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से किया गया लॉकडाउन कब और किस तरह से खत्म हो सकता है। इसका जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, अतीत का सबब। कोरोना एक महामारी है और जब भी किसी महामारी का जिक्र होता है, इतिहास के पन्ने पलटकर साल 1918 पर आ जाते हैं। तब एक अनुमान के मुताबिक स्पेनिश फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए थे। इनमें नौजवानों से लेकर बड़े बुजुर्ग सब शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने पर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सैनिकों की आवाजाही शुरू हुई और इस आवाजाही ने स्पेनिश फ्लू को मानो पंख लगा दिए। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की 1/3 आबादी फ्लू से संक्रमित हो गई। अब कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, उनकी तुलना स्पेनिश फ्लू से की जा रही है। Okay, I'm John Barry. I'm a writer, also a professor. मेरा नाम जॉन बैरी है। मैं एक लेखक हूँ और अमेरिका में टुलेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में प्रोफेसर हूँ। ये हैं हमारे पहले विशेषज्ञ।
जो प्रोफेसर होने के साथ साथ द ग्रेट इन्फ्लुएंजा किताब के लेखक भी हैं। इस किताब में 100 साल पुरानी और अब तक की सबसे जानलेवा महामारी का वर्णन है। तब बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। मरने वालों की संख्या 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच थी। बीमारी के लक्षण बहुत डराने वाले थे। खून कान से और आंखों से भी निकल सकता था। संक्रमित होने पर लोग 24 घंटे के भीतर दम तोड़ रहे थे। तब अमेरिका में पब्लिक हेल्थ को लेकर रणनीति इस तरह बनाई गई थी कि आपको किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। स्कूल, रेस्टोरेंट, तमाम काम धंधे पूरी तरह से बंद कर दिए गए। लोगों के जुटने पर पाबंदी थी और उन्हें अलग थलग रहने के लिए कहा गया। कुछ जगहों पर यह लॉकडाउन कई महीनों तक जारी रहा। लॉकडाउन और सबसे अलग थलग रहने का ये संभवतः पहला बड़ा अनुभव था। लोगों की सामान्य जिंदगी पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ा। Families kept to themselves. There was no internet, there was no television, there was no radio. तब लोगों ने, परिवारों ने अपने आप को बंधक की तरह बना लिया था। तब आज की तरह इंटरनेट और टीवी तो था नहीं। हाँ, कई भाषाओं में अखबार जरूर छप रहे थे, लेकिन वो भी सिर्फ बड़े शहरों में। तब फ्लू की वैक्सीन नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से संक्रमण रोकने में मदद मिली। लंबे लॉकडाउन से न जाने कितनी जानों को बचाने में कामयाबी मिली। लेकिन 100 साल बाद अब कोरोना से निपटने के लिए फिलहाल लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं नजर आता। ये सवाल हर दिन तीखा होता जा रहा है कि लॉकडाउन आखिर कब तक? This is going to be a much slower process. ये बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मैनेज करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। पार्ट 2, लॉकडाउन का विकल्प। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर इयन लैंडग्रेन, जो डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में वायरल डिजीज के जानकार हैं। डेनमार्क में 11 मार्च से लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब वहां धीरे धीरे छूट दी जा रही है। डेनमार्क में स्कूल, कॉलेज और बाकी जगहें धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से खोलने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस के मामले में लॉकडाउन खोलने का फैसला जरूरी नहीं है कि सही साबित हो। 11 अप्रैल तक डेनमार्क में कोरोना संक्रमण के 6000 मामले सामने आ चुके थे। कितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, इससे हम संक्रमण के मामलों का अंदाजा लगा रहे थे। 2 हफ्ते बाद भर्ती होने वालों की संख्या कम होने से हमें पता चला कि संक्रमण के मामले कम हुए हैं। कोरोना का पता लगाने के लिए हमारे लिए यही बेस्ट मार्कर था। दुनिया के अन्य देशों की तरह डेनमार्क को भी कोरोना की टेस्टिंग के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्च में ऐसा भी हुआ कि जब टेस्टिंग किट्स खत्म हो गईं और प्राइवेट सेक्टर की मदद लेनी पड़ी। पूरी दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जिसने कोरोना संक्रमण का सटीक पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में टेस्ट किए हों। डेनमार्क में अनुमान है कि देश की लगभग 7% आबादी कोरोना से संक्रमित हो सकती है। कोशिश की गई कि इस प्रतिशत को कम किया जाए और बुजुर्गों के साथ उन लोगों पर खास ध्यान दिया जाए जिनके साथ हेल्थ इश्यूज जुड़े हुए हैं। रणनीति ये है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या काबू से बाहर ना होने पाए। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य के हिसाब से संवेदनशील लोगों की अच्छी देखभाल की जाए। ये तो हुई रणनीति, पर जरूरी नहीं कि रणनीति हमेशा कामयाब हो। ऐसे में यदि कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा, तब डेनमार्क जैसे किसी भी देश के पास क्या विकल्प होगा? लोग पहले ही देख चुके हैं कि पूरी तरह से लॉकडाउन किसी को अच्छा नहीं लगता। हम में से कोई नहीं चाहता कि पूरी तरह से लॉकडाउन वाली नौबत दोबारा आए। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन फिर भी यदि हालात बेकाबू होते हैं तो किसी भी सरकार के पास पूरी तरह से लॉकडाउन के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। कोरोना वायरस के मामले में फिलहाल ऐसी कोई किताब नहीं है और उसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो हमें पक्के तौर पर बताए कि हमें कब क्या करना है, किस तरह करना है। मुझे इस बात की भी चिंता है कि लॉकडाउन के दौरान हमने बाकी तमाम बीमारियों को अनदेखा कर दिया है। कोरोना पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन बाकी बीमारियों को अनदेखा करने पर अस्पतालों पर लोड कभी भी बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग सही नहीं है। जरूरत है फिजिकल डिस्टेंसिंग की। सामाजिक रूप से हमें एक दूसरे के करीब होना चाहिए।
पार्ट 3 सामान्य जिंदगी। दुनिया भर में लॉकडाउन का दौर खत्म होने के बाद चर्चा तब शायद उस देश की भी हो जहां कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं। फिलहाल मिलिए हमारे तीसरे विशेषज्ञ से। So what do we define as normal? Is normal being able... हम नॉर्मल किसे कह सकते हैं? शायद इसे कि आप एयरलाइन काउंटर पर आराम से खड़े होकर टिकट ले सकें। ये हैं डॉक्टर जेरोम किम। डॉक्टर किम दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल हैं। So I think the first thing was that Korea had the natural disaster of... मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया को साल 2015 में एक अलग तरह के कोरोना वायरस, जिसे हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मार्स कहते हैं, उससे जूझने का अनुभव हो चुका था। इनका मतलब ये है कि दक्षिण कोरिया के पास किसी नए वायरस से लड़ने के लिए ब्लूप्रिंट पहले से मौजूद था। इससे उसे मरीजों की पहचान करके उन्हें अलग थलग करने में मदद मिली और इसी दौरान दक्षिण कोरिया की बायोटेक इंडस्ट्री हरकत में आई। So really the story that was told is that one of the executives, the chief executive officer of this company, असल में हुआ ये कि ऐसी ही एक बायोटेक इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने साथियों से कहा, दोस्तों मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमें टेस्टिंग किट्स का तेजी से प्रोडक्शन करना होगा, इस समय यही सबसे जरूरी है। और वो एकदम सही कह रहे थे। लोगों की टेस्टिंग से सरकार को कोरोना वायरस के आयामों को समझने में बड़ी मदद मिली। परिणाम ये निकला कि दक्षिण कोरिया में बाकी देशों की तरह लॉकडाउन नहीं हुआ और संभावित मरीजों को अलग थलग करने से ही बात बन गई। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन रेट जब बहुत कम हो गया तो सरकार ने मामूली प्रतिबंधों को भी हटाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद डॉक्टर किम का मानना है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए अस्पतालों को पूरी तरह से दुरुस्त रखना होगा। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों और नर्सों को पूरा आराम मिला हो, ग्लव्स, मास्क, किसी भी तरह के सप्लाई की कोई कमी ना हो, ताकि संक्रमित मरीजों की अच्छे तरीके से देखभाल की जा सके। डॉक्टर किम का यह भी मानना है कि कोरोना वायरस एकदम से खत्म नहीं होने वाला और वो कई बार हमले कर सकता है। Every time there's a blip, like a tiny little fire that erupts after a... आग बुझाने के बाद भी कहीं कहीं आग बची रह जाती है जो दोबारा भड़क उठती है। कोरोना वायरस के मामले में भी ऐसा ही है। आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आग दोबारा भड़के, इसलिए टेस्टिंग और मरीजों को अलग थलग रखने की रणनीति अपनी जगह बनी रहे। पार्ट 4 नए नियम। मेरा नाम लॉरा स्पिनी है और मैं साइंस जर्नलिस्ट हूँ। ये है हमारी चौथी और आखिरी विशेषज्ञ। लॉरा स्पिनी का मानना है कि लॉकडाउन किसी महामारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये बहुत अप्रत्याशित अनुभव है। इतने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। 500 साल के इतिहास में कम से कम 15 बार महामारी फैली है, लेकिन इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए। लॉकडाउन के बहुत दूरगामी नतीजे होंगे। हमें ये भी देखना होगा कि लॉकडाउन का असर कहीं कोरोना वायरस से ज्यादा गंभीर साबित ना हो। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस जैसा कोई दूसरा अटैक भविष्य में कभी नहीं होगा। यानी पहले की तरह लोगों के बीच नजर आने वाली नजदीकी ओल्ड फैशन की तरह गुजरे जमाने की बात हो सकती है। तो हमें अपनी आजादी की कीमत कुछ इस तरह चुकानी पड़ सकती है कि चेहरे पर मास्क लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग कुछ समय के लिए आगे भी एक अनकहा नियम बन जाए। और ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लॉरा स्पिनी का तो मानना है कि ये सबके लिए फायदेमंद होगा। शायद इसीलिए सरकार चाहेंगी कि पहले लॉकडाउन का समय भले ही ज्यादा हो जाए, लेकिन दूसरे लॉकडाउन की नौबत ना आए। बिल्कुल, असल चिंता यही है कि पहला लॉकडाउन यदि जल्द खत्म कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ जाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही शुरू होगी। नतीजा ये हो सकता है कि पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोग कोरोना वायरस के शिकार बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर विशेषज्ञ का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी दूर की कौड़ी है। मौजूदा हालात में दुनिया की लगभग 1/3 आबादी लॉकडाउन में है। लॉकडाउन कोरोना वायरस का स्थायी समाधान तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं है।
कड़वी सच्चाई ये है कि जिंदगी पहले की तरह होने में अभी काफी वक्त लगेगा। फिलहाल आप पिकनिक की योजना तो बना सकते हैं, लेकिन पिकनिक मनाने कहीं जा नहीं सकते। और अब आपके कुछ सवालों के जवाब। मनोज कुमार मेहता और धीरज कुमार ने पूछा है कि बिहार के बारे में बताएं। तो बिहार के आंकड़ों की अगर बात करें तो वहां पर 403 संक्रमण के मामले हैं, 65 लोग ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। जमशेद आलम ने हमसे पूछा है कि झारखंड का हाल बताएं। तो झारखंड में 107 संक्रमण के मामले हैं, यानी मरीज 107 हैं, 19 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत की खबर है। जवाहर मुकेश ने पूछा है उत्तराखंड का हाल। तो वहाँ 55 संक्रमण के मामले हैं, 36 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा नितिन वर्मा ने पूछा है उत्तर प्रदेश का हाल। तो आपको बता दें वहाँ 2203 मरीज हैं कोरोना वायरस के, 513 ठीक हो चुके हैं और 39 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रभाकर कुमार ने पूछा है बंगाल का हाल। तो वहाँ 758 मरीज हैं, 124 ठीक हो चुके हैं और 22 लोगों की मौत हुई है। उसके अलावा रमेश सिंह यादव ने गुजरात का हाल पूछा है। तो वहाँ 4082 मामले हैं कोरोना वायरस के, 527 ठीक हो चुके हैं और 197 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा राजा हसन ने पूछा है कि जब कोरोना की कोई दवाई अब तक नहीं बनी तो फिर मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। तो आपको बता दें फिलहाल मरीजों के लक्षणों के आधार पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस पर बीते दिनों हमने एक विस्तार से रिपोर्ट की थी। BBC हिंदी के वेबसाइट पर इससे जुड़ी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। तो अब इस कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो गया है। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। BBC हिंदी के फेसबुक पन्ने पर कोरोना दिन भर का ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी सारिका सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।